जिया 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 डोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वोटों की बारात में। अब तीसरे चरण का चुनाव शुरू होने वाला है या चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे जुड़ी जो बड़ी खबरें हैं वो आपको सिर्फ यहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। हम बात करेंगे किस तरीके से इस बार बड़ा इम्तिहान है अखिलेश यादव का। यादव लैंड में उनकी लड़ाई है। चाचा भतीजे भले ही आमने सामने ना हो, लेकिन ऐसा ही कुछ है। बात प्रियंका वाड्रा की करेंगे, जिन्होंने इन चुनावों में एक बार फिर से रैली डेब्यू कर दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर तो यही है कि सबसे बड़ा इंटरव्यू गृह मंत्री राजनाथ सिंह का हमारे पास आ चुका है। जी न्यूज को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू राजनाथ सिंह ने दिया है और इस इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो बीजेपी यूपी के लिए क्या क्या करने वाली है। लेकिन आप ये जानना चाहेंगे कि अगर बीजेपी को बहुमत मिल जाता है तो क्या राजनाथ सिंह अगले सीएम होंगे? क्या जवाब दिया है राजनाथ सिंह ने आज इस इंटरव्यू में, आपको जल्दी से दिखाते हैं। जिया 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 डोले। इस वक्त हम गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे हैं, लखनऊ से सांसद हैं और हम उनके साथ उनकी चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं। राजनाथ जी, यूपी आपका घर है। यूपी से आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। यूपी से निकलकर आज आप पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके पास है। क्या आपको लगता है कि यूपी में बीजेपी निकल रही है? यूपी में भारतीय जनता पार्टी को केवल क्लियर मेजॉरिटी नहीं बल्कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलने जा रही है। जी, आपको नहीं लगता है कि जो गठबंधन हुआ है अखिलेश यादव कांग्रेस का, इससे बीजेपी को खतरा है? कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत पे ब्रेक लगा है? नहीं, ये दोनों कमजोर राजनीतिक पार्टियां हो गई हैं, तभी गठबंधन हुआ है ना। जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के विरोध की बुनियाद पर खड़ी हुई थी, आज इतनी कमजोर हो गई है कि उसे उसी कांग्रेस की बैसाखी लगानी पड़ने की जरूरत पड़ रही है। तो यह कहना कि अलायंस से इनकी ताकत बढ़ी है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। बल्कि इस अलायंस से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नाखुश हुआ है, नाराज हुआ है, क्योंकि लोग इसे बेमेल गठबंधन मानते हैं। लेकिन सर, बीजेपी भी गठबंधन के सहारे ही चुनाव में गई है। क्या कहीं थोड़ा बहुत आपको भी डर था कि अगर हम गठबंधन के सहारे नहीं गए तो चुनाव नहीं जीतेंगे? आपने छोटी पार्टियों से, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल, आजमगढ़ की एक सीट पे गठबंधन किया है, आर के चौधरी के लिए एक सीट दी है, तो इसे क्या माना जाए? नहीं, सभी जितने ये छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों के साथ जो हम लोगों ने तालमेल किया है वो इस दृष्टि से किया है कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी में। आप एक तरीके से अगर देखा जाए यूपी में भाजपा नेताओं की जब गिना जाता है तो सबसे प्रमुख चेहरे में राजनाथ सिंह का नाम आता है। क्या आप दिल्ली छोड़कर लखनऊ आना चाहेंगे अगर आपकी सरकार बनती है? चिंता आपको बहुत ज्यादा है, आप बता रहे हैं यूपी की। क्यों? मैं तो गृह मंत्री वहाँ हुई नहीं, अगर मौका मिलता है तो लखनऊ आकर यूपी की सेवा करना चाहेंगे? मौका तो पार्टी ने दिया ही है। पार्टी अगर देती है, राजनाथ सिंह क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने जिंदगी भर जो पार्टी तय करती है वही करता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी कुछ विचार होगी, क्योंकि चर्चा ये रहती है कि राजनाथ सिंह ने बीच में यूपी जाने से मना कर दिया, नहीं तो सीएम चेहरा पहले ही घोषित हो गया होता। ना मैंने कभी हाँ कहा, ना मैंने कभी ना कहा। यह सब सारी अफवाहें हैं, बेबुनियाद बातें हैं। हम लोगों ने स्वयं मिल बैठकर यह फैसला किया था कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कोई चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं करेंगे और बिना प्रोजेक्ट के चुनाव लड़ेंगे। यह सब पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला है और यह सब जो खबरें जो चली हैं सब बेबुनियाद और निराधार हैं, मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूँ। लेकिन चुनाव और क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है। छत्तीसगढ़ में बिना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किए चुनाव लड़े हैं, हरियाणा में लड़े हैं, जीते हैं, महाराष्ट्र में लड़े हैं, जीते हैं। इसलिए यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में भी हमको लड़ना चाहिए। लेकिन अगर चुनाव बाद आपको ये कहा जाए कि अब आप यूपी की सेवा करिए, क्योंकि आपके जो प्रशासन था जब आपने मुख्यमंत्री थे, एक नकल विरोधी कानून आपका काफी चर्चा में आया था, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आप यूपी दोबारा आना चाहेंगे? आपके मन में, आपके दिल में कुछ इस तरह की बात है? मैंने आपने कहा यदि सरकार बनेगी, यह सब तो काल्पनिक प्रश्न है। लेकिन इन काल्पनिक प्रश्नों के बीच में आपके मन में भी तो कुछ चल रहा होगा राजनाथ जी। नहीं, हमारा मन बहुत स्थिर चित्त रहता, मैं बहुत स्थिर चित्त रहता हूँ, कुछ चलता नहीं है। अच्छा,
तो राजनाथ जी, यानी माना जाए आप ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं फिलहाल? नहीं, हम बहुत स्थिर चित्त हूँ मैं। ना हाँ ना इस सवाल पे हाँ ना कुछ भी नहीं? अरे हमको कुछ नहीं बोलना। चलिए, मुख्यमंत्री पद के सवाल पर कुछ नहीं बोल रहे राजनाथ सिंह। राजनाथ जी, अभी हमने आपकी रैली में सुना, स्थानीय मुद्दे से ज्यादा आप सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान, पड़ोसी देश, आतंकवाद, सीमा पार, ऐसे शब्दों का अधिकतर आपने प्रयोग किया। तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक को यूपी चुनाव में बीजेपी भुना रही है? क्यों? मैं समझता हूँ नेशनल प्राइड का यदि कोई इशू है तो वह केवल बीजेपी को ही नहीं बोलना चाहिए, बल्कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी बोलना चाहिए। राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना या किसी भी जो हर देशवासी के लिए बहुत ही अहमियत रखती है, तो ये तो हम क्या, दूसरे लोगों को भी बोलना चाहिए कि हमारे देश के बहादुर सेना के जवानों ने किस प्रकार का करिश्माई काम किया। क्या हम उनकी तारीफ ना करें? सर्जिकल स्ट्राइक में फायदा बीजेपी को मिल रहा है क्या यूपी में? अब पता नहीं, इसका असेसमेंट तो आप सब करो। अब इसके संबंध में मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारे बहादुर सेना के जवानों ने किया है उसकी चर्चा करते हैं। राजनाथ जी, आपकी रैली में जब हम आए तो जय श्री राम के नारे खूब चल रहे थे, और आपके घोषणा पत्र में भी राम मंदिर का मुद्दा दिया गया है। आपके नेता केशव प्रसाद मौर्य, जो यूपी के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि अगर यूपी में सरकार आती है तो हम कानून लाएंगे राम मंदिर पर, बीजेपी सरकार राज्यसभा में अगर बहुमत आता है। राम मंदिर पर आपका क्या विचार है? मामला सब जुडिस है, अदालत में, अदालत के फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो राजनाथ सिंह का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने वोटों की बारात में देखा, जहां वो कह रहे हैं ना मैं हाँ कह रहा हूं ना मैं ना कह रहा हूं, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मैं सीएम कैंडिडेट रहूंगा या नहीं रहूंगा। बहरहाल तीसरे फेज का चुनाव प्रचार थम गया है, अब इम्तिहान की बारी है। इस बार इम्तिहान है यादव लैंड में, यानी वो जिले जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाते हैं, यानी इटावा और मैनपुरी के साथ 12 दूसरे जिले। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ मुकाबला समाजवादी पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी है। बिल्कुल सही। एक उम्मीदवार अखिलेश का है, एक शिवपाल का है जो लोकल दल के टिकट पर लड़ रहे हैं, और एक बागी है समाजवादी पार्टी का। कुल मिलाकर यादव लैंड के सियासी बीहड़ में वर्चस्व की जंग बेहद इस बार दिलचस्प हो गई है। धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओमकारा हे ओमकारा, ओमकारा रे ओमकारा। अरे धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। यादव परिवार में लड़ाई की ये तस्वीर जरूर पुरानी हो गई है, लेकिन धुरंधरों के जख्म अभी तक हरे हैं। जिन पे ज्यादा भरोसा किया उन्होंने हमें और नेताजी को ही लड़ा दिया। बताओ। और नेताजी का हमेशा आशीर्वाद रहा है और आज भी आशीर्वाद है, और नेताजी का जो भी आदेश होगा उसका हम पालन करते हैं। यूपी में सत्ता के शिखर की असली लड़ाई यादव लैंड में लड़ी जा रही है, जहां अखिलेश का मुकाबला दूसरों से कम अपनों से ज्यादा है। ऐसे लोग जिन्होंने नेताजी और हमारे बीच में खाई पैदा की है, कम से कम इटावा के लोग, उनके सबक सिखाने का काम करना। दरअसल यूपी में तीसरे चरण के लिए 19 तारीख यानी परसों 69 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2012 के चुनाव में इस इलाके में समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। 69 सीट में समाजवादी पार्टी को 55, बीएसपी को 6, बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 2 सीटें और 1 सीट निर्दलीयों को मिली थी। लेकिन ये तब हुआ था जब यादव परिवार एकजुट था। इस बार परिवार में ही फूट है और भीतर घात का खतरा भी है। सुना है इटावा में कहीं कहीं चुपचाप मोबाइल से अलग से बुला के साइकिल हराने वाली भी बात हो रही है। दरअसल जिन जिलों में रविवार को वोट डाले जाएंगे उनमें इटावा, औरैया अखिलेश का गृह क्षेत्र है, तो फर्रुखाबाद और कन्नौज कर्मभूमि कही जाती है। इस इलाके में शिवपाल यादव की सबसे ज्यादा सियासत है और वो यहीं अखिलेश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बात का एहसास अखिलेश को बखूबी है। अगर शिवपाल ने इस इलाके में अखिलेश से बदला लिया तो सरकार बनाने का अखिलेश का सपना टूटना तय है, इसलिए अब वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। और बताओ, एक बार लगा कि नहीं लगा कि साइकिल छूट जाएगी?
और ये तो नेताजी की साइकिल है और हम तक आ गई। नेताजी ने जो 25 साल तक चलाई, इस साइकिल की हमारी आपकी जिम्मेदारी है अगले 25 साल तक कैसे और अच्छी तरीके से चले। अखिलेश के इन आरोपों पर शिवपाल खुलकर तो कुछ नहीं बोलते हैं, मीडिया के सवालों को टाल जाते हैं, लेकिन उनका चेहरा बहुत कुछ कह जाता है। और नेताजी का हमेशा आशीर्वाद रहा है और आज भी आशीर्वाद है, और नेताजी का जो भी आदेश होगा उसका हम पालन करते हैं। ना करते हुए मुलायम ने यूपी में प्रचार तो शुरू कर दिया है, लेकिन वोट उन्होंने सिर्फ शिवपाल और अपर्णा यादव के लिए मांगे हैं, और इसीलिए तो शिवपाल कहते हैं कि उन्हें मुलायम का आशीर्वाद है। और नेताजी का हमेशा आशीर्वाद रहा है। यादव परिवार की लड़ाई के अलावा इस इलाके में जाति समीकरण भी अखिलेश के खिलाफ जा रहे हैं। पिछली बार अखिलेश यादव मुस्लिम और स्वर्ण वोटों के सहारे 69 में से 55 सीट जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर स्वर्ण वोट उनसे दूर छिटक रहे हैं। ऐसे में यादव लैंड पर अपना वर्चस्व कायम रखना अखिलेश के लिए आसान नहीं रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भैया अकेले पड़ रहे हैं तो डिंपल ने कमान संभाल ली है। डिंपल यादव भी लगातार रैलियां कर रही है, लोगों से एक और मौका देने की मांग कर रही है, और सबसे खास बात यह है कि डिंपल की रैलियों में भी अखिलेश की तरह ही भारी भीड़ दिख रही है। अब भैया भाभी को तो मौका देंगे ही देंगे। समाजवादी पार्टी के भैया यानी अखिलेश यादव के बाद चुनावी रैलियों के लिए अगर किसी की सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो है डिंपल यादव यानी डिंपल भाभी। चाहे देवरानी के लिए प्रचार करना हो या फिर पार्टी का आम उम्मीदवार हो, डिंपल यादव सबके लिए वोट मांग रही है। मौका देंगे कि नहीं देंगे काम करने का, और ये बताना नहीं भूल रही है कि साइकिल की चाबी और डिंपल भाभी दोनों भैया के साथ हैं, इसलिए वोट समाजवादी पार्टी को ही दे। आप लोग मौका देंगे तो एक बार फिर हम लोग आपकी सेवा जरूर करेंगे। अब भैया भाभी को तो मौका देंगे ही देंगे। आपके भैया का काम दिख रहा है आज, तो बौखलाहट बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही मंचों में। इतना ही नहीं, डिंपल भी बिल्कुल अखिलेश की तरह मायावती को बुआ बुलाती है, पत्थरों के हाथी का जिक्र करती है और मोदी सरकार के नोटबंदी पर निशाना साधती हैं। अच्छे दिन वाली सरकार ने क्या किया बताइए? अच्छा बताइए, बुआ जी ने क्या किया? पत्थर वाली सरकार ने क्या किया? मैं बताती हूँ। हाथी खड़े करे, जो खड़े हैं, जो बैठे हैं वो बैठे नहीं। लेकिन एक और बात मैं आज जोड़ती हूँ इसमें, ये हाथी सब के सब लाइन में खड़े हैं। तो पत्थर वाली सरकार ने हाथियों को जहाँ लाइन में खड़ा कर रहा है, वही भारत ने पूरे देश को लाइन में खड़े करने का काम किया है। डिंपल हर रैली में अखिलेश के नाम पर वोट मांग रही हैं, लेकिन भैया और भाभी की इस जोड़ी को लोग सियासी तौर पर कितना पसंद करेंगे, ये 11 मार्च को ईवीएम से निकलने वाले वोटों से पता लग ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इन सारी चुनावी खबरों के साथ आपसे इजाजत लेनी है वोटों की बारात में।